नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा शुरू करने के निर्देश। शीघ्र बनाने के लिए कहा सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली। प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए 168 पालना केंद्रों का हुआ उद्घाटन। श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य योजना कार्यालयों को कंप्यूटर का वितरण। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संस्कृत भाषा के विकास और बढ़ावा दिए जाने पर दिया जोर। हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को दी उपाधियां। देहरादून में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन। विशेषज्ञों ने आपदा से निपटने के लिए बेहतर रणनीति और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को बताया जरूरी। और दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल हो रहा अपग्रेड। एक क्लिक में मिलेगी मरीज की पूरी डिटेल और मोबाइल में पहुंचेगी जांच रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू की जाए। इन शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में रुकने पर किराए में 10% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों की अपेक्षाओं और आशाओं के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली जल्द बनाई जाए। सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों में पुलिस बल भी बढ़ाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए संबंधित विभागों को गहन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किराए पर रह रहे बाहरी लोगों का नियमित सत्यापन करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही जनपदों का भ्रमण और रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जन सुनवाई के साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए प्रदेश में 168 पालना केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य योजना कार्यालयों को CSR मद से 60 कंप्यूटर का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में कार्य कर रहे 432 श्रमिकों के लिए ट्रैक सूट, जूते और खाद्य सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन प्रयासों से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है और उनकी सामाजिक स्थिति भी सशक्त हो रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में 3047 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी। समारोह में 21 छात्र छात्राओं को PhD की उपाधि दी गई। विश्वविद्यालय के 30 छात्र छात्राओं ने स्वर्ण पदक हासिल करके विशेष योग्यता प्राप्त की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संस्कृत के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और सभ्यता का खजाना है और पूरी दुनिया को संस्कृत की जरूरत है। संस्कृत को बढ़ावा देने और संस्कृत के छात्रों के भविष्य को देखते हुए हमें बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ इसे बाजार और कॉर्पोरेट जगत से भी जोड़ना होगा। आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को PhD और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे
तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सॉल्यूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद मिलेगी। आज जब हम संकल्प ले रहे थे कि इसके बाद में हमने क्या करना है, तो ऐसा लगा कि बहुत कार्य अभी बाकी है कि किस प्रकार हम अपना रिसर्च और शोध करें ताकि हम जो हमारी भारत का ज्ञान प्रणाली है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको किस प्रकार आपस में उसके बारे में जागृत किया जाए। हम सब भारतीयों की आत्मा में जिज्ञासा है कि किस प्रकार हम संस्कृत को पूरे विश्व में लेके जाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर में, बाल्टिक कंट्री के अंदर में, जर्मनी के अंदर में संस्कृत का इतना विकास हुआ है, क्या हम वो विकास उत्तराखंड से करें? क्योंकि यहाँ पर महर्षि और जो ऋषि मुनि हैं उनका जो शोध है अपने आप का ही एक बहुत अलग लेवल का था। योगाचार्य में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली श्वेता सिंह का कहना है कि वो योग केंद्र खोलकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहती हैं। भविष्य में हम अपना योगा सेंटर खोलना चाहते हैं और भी क्लासेस भी ले रहे हैं और फिर आगे जाके अपना योगा सेंटर, जैसे कि लोगों में भी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चेतना बढ़े और अपने स्वास्थ्य के प्रति मतलब प्राकृतिक रूप से अपने स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं। वहीं ज्योतिष विद्या में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली शुभांगी तिवारी का कहना है कि ज्योतिष विद्या एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र में रोजगार की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और वो अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। देखिए, सारी जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें कुछ पक्ष, हर पक्ष होते हैं ना, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हमें उसके पॉजिटिव पक्ष को आगे बढ़ाना है और जितना आगे बढ़ा सकते हो। और रही बात ज्योतिष की, ज्योतिष हमारा कोई वैसा नहीं है कि धारणाओं पे नहीं है बेस्ड, वो साइंस बेस्ड चीज़ें हैं। साइंस जैसे सारी चीज़ें प्रूव करती है तो वो चीज़ों को आगे लेके जाएगी। ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अनुराग शर्मा का कहना है कि वो इस विषय पर पीएचडी कर रहे हैं। वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस विषय पर पीएचडी करके अध्यापन का कार्य भी किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से भी कार्य करके व्यक्ति अच्छा रोजगार पैदा कर सकता है। रोजगार से संबंधित इस विषय में आप शिक्षक बन सकते हैं, आप आगे डॉक्टरेट करके प्रोफेसर बन सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं का स्वचालित ऑफिस भी कुछ चला सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप जीवन व्यापन कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष सीखने के बाद रोजगार को लेकर परेशान नहीं होता है व्यक्ति, वो चल जाता है इसका। लोक निर्माण विभाग सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने उत्तरकाशी गंगोत्री के हिस्से में प्रस्तावित हीना नेताला बाईपास का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया। चारधाम सड़क परियोजना के तहत प्रस्तावित बाईपास निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने शासन स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर वस्तु स्थिति की पड़ताल करने के लिए सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे आज यहां पहुंचे थे। सचिव पांडे ने अधिकारियों के साथ तेखला से हीना तक का स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित बाईपास और वर्तमान सड़क की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया। सचिव डॉक्टर पांडे ने जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर चारधाम यात्रा के लिए महत्वपूर्ण इस सड़क के चौड़ीकरण कार्य में विलंब न हो, इसके लिए बीआरओ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। गंगोत्री का जो एनएच है उस पर सैंक्शन हो चुका है, उस पर काम करना प्रारंभ कर रहा है बीआरओ। उसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर और बाकी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। इसमें क्षेत्र के कुछ लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया था कि एक बाईपास प्लान किया गया, उसके बारे में अपना बात अपने व्यक्ति के साथ शासन स्तर पर, उसके क्रम में ये निर्णय लिया गया कि हम फील्ड में जाके एक बार बात कर लें और साइट इंस्पेक्शन करके ये डिसाइड करें कि क्या ऑप्शन बेहतर होगा। जितने भी पुल क्षतिग्रस्त होकर आए थे उसमें हमने मैक्सिमम सैंक्शन कर दिए हैं। 10 पुल ऐसे हैं जिनका एस्टिमेट हम लोग के पास है प्रशासन स्तर पर, वो भी जल्दी सैंक्शन कर दिए। देहरादून में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तैयारी और दीर्घकालिक पुनः प्राप्ति विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में भविष्य में आपदा से निपटने के लिए रणनीतियों और सामुदायिक प्रबंधन पर विभिन्न संस्थानों के विषय विशेषज्ञों ने चर्चा की। इस कार्यशाला में बताया गया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसके नुकसान को कम से कम करने के लिए रणनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो भविष्य के लिए किस तरीके से हमारी भविष्य की रणनीतियां हो, योजनाएं हो, किस तरीके से सामुदायिक प्रबंधन हो,
क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्ड बैक बेटर, इसके उद्देश्य को हमें समझना ही पड़ेगा और अपनी तैयारियां हमें करनी पड़ेंगी। भविष्य की चेतावनियों को लेते हुए, चाहे हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रांग करना है, चाहे हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना है, पुरानी इमारतें हैं उनको मजबूत करना है, इन सब नज़रों को देखते हुए फॉरेस्ट फायर है, लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, एवलांचेस है, ये सब आते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि हम कोई भी ऐसा इन्वेंशन कर ले कि तुरंत से रोक दे एक छड़ी घुमाकर। तो उसके लिए हमारी तैयारी ही सबसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगी। इस कार्यशाला में रुड़की से आए मुख्य वैज्ञानिक और प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसन्ना ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाने के साथ ही आपदा से जुड़े स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बढ़ाना होगा। तो हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल, फंक्शनल एंड एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल होगा, तभी हम बन सकते हैं। और इसमें 4 स्टेक होल्डर्स हैं मेनली, जो हमारे एक तो रिसर्चर और साइंटिस्ट या एकेडमिक कम्युनिटी है, दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, तीसरा इंडस्ट्री है एंड जो चौथा अहम कम्युनिटी है वो है हमारा कम्युनिटी जो डिजास्टर को फेस करती है। तो इन चारों का तालमेल से, इन चारों का कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, को-क्रिएशन, कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग से मैं 5C बताया कि इससे हम अपने देश को डिजास्टर रेजिलिएंट बना सकते हैं। देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय तकनीक के दौर में अपने लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी LIS पोर्टल को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से सिर्फ एक क्लिक में मरीज के पंजीकरण से लेकर जांच रिपोर्ट की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मरीज का जो रजिस्ट्रेशन और बिलिंग होता है उसको भी नया स्वरूप दिया जा रहा है। LIS पोर्टल अपग्रेड होने से मरीज की जांच रिपोर्ट और डिटेल मोबाइल फोन पर ही मुहैया हो जाएगी। जो मरीज का डाटा है, मरीज का एक रजिस्ट्रेशन से लेकर उसका प्रेस्क्रिप्शन तक है, वो पूरी तरह डिजिटलाइज हो जाएगा। तो मरीज को कई बार रिकॉर्ड खो जाता है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक पर मरीज का पूरा डाटा हम लोग को अवेलेबल होगा। तो उसी क्रम में पहली सीढ़ियां हैं जिसमें हमारा नया पोर्टल लैब का और हमारे अस्पताल का दोनों ही बहुत जल्दी हम लोग को मिलने जा रहे हैं। ऐसे ही मरीज का अपने एक आईडी बना लेगा और वो हमारे अस्पताल में आके उसे एक स्कैन कोड है जिसे स्कैन करना है और वो डिटेल हमारे पास पहुंच जाएगी। तो जो अभी तक एक मरीज को 2 या 3 मिनट पर्चा बनने में लगते हैं, उसके बाद वो 30 से 35 सेकंड में उसका पर्चा उसके हाथ में होगा और आगे ये पर्चा भी खत्म हो जाएगा। बस जस्ट उसको स्कैन करना होगा और सभी डॉक्टर्स के पास एक कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएगा और पूरी डिटेल उसमें उसकी पुरानी भरी होगी। यहाँ वक्त तो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट इज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। जिलाधिकारी माफ कीजिएगा देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल आज पचवादून क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का जायजा लिया। इसके साथ ही विकास नगर उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कालसी ब्लॉक सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां उनके साथ तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान को लेकर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से सवाल किया, जहां उनके सामने शिक्षा, स्वास्थ्य और वन महकमे से जुड़े कई मामले सामने आए। वहीं इस दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिला। पहले तो अक्षय पात्र, जहाँ से हमारे 350 स्कूलों को इस रीजन के खाना सप्लाई होता है बच्चों को, तो वहाँ पे कुछ कंसर्न रेज किए गए थे हमारे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने।
तो उसी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे खाने की क्वालिटी को और उसके प्रोसेस को, रॉ मटेरियल कैसा है, कैसे हम उसको कुक कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, वो सब देखने का उद्देश्य था। तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं कि कंटेनर्स अपने रिप्लेस करें और जो हम वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के अनुरूप यूज़ करें। जैसे हमारे लोकल गाँव में बच्चा घर में खाना खाता है उसके अनुरूप कोशिश करें कि वैसा खाना बने, तभी बच्चा एक्सेप्ट करेगा। काफ़ी रीजन के लोग थे हमारे सैया कालसी से लेके और विकासनगर के, तो उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी कि SDH होने के बावजूद भी IPD पेशेंट्स को खाना नहीं मिल रहा है। वो अगले महीने से हमने निर्देशित कर दिया कि वो मिलना चाहिए और आजकल में ही टेंडर हो जाएगा, अगले महीने से यहाँ पे खाना हमारे पेशेंट जो भर्ती पेशेंट्स हैं उनको मिलेगा। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में मौजूद मीडिया कर्मियों को मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर विभिन्न जानकारियां दी गई। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे ने मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर हो रही रिपोर्टिंग को और बेहतर करने पर जोर दिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने वाइल्ड लाइफ रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस साझा करते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर संतुलित और सकारात्मक रिपोर्टिंग का सुझाव दिया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे ने अपील की कि वन्यजीवों से संबंधित घटनाओं पर संवाद बनाए रखें और खबरों को संवेदनशीलता के साथ प्रसारित करें। देखिए, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बड़ी स्पष्ट हैं, किस प्रकार से एनिमल फ्रेंडली लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की जो घटनाएं होती हैं जिसमें रोड किल्स होती हैं या रेलवे लाइन के आसपास जो संघर्ष की घटनाएं होती हैं, इसके लिए एलिफेंट स्क्वाड्स का गठन किया गया है प्रभाग स्तर पर। वन विभाग के कर्मी और क्विक रिस्पांस टीम वो तैनात रहती हैं और जैसे ही उनको सूचना प्राप्त होती है तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारी कोशिश ये है कि एलिफेंट्स को या हाथियों को जो उनके गलियारे हैं, जो उनके कॉरिडोर्स हैं, उनमें सेफ पैसेज देने की कार्रवाई हम लोग पूर्ण रूप से संपादित करें। साथ ही साथ जन जागरूकता का एक कार्यक्रम हमने चलाने का फैसला किया है और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं। रेलवेज़ के साथ हमारी निरंतर बात होती रहती है, रेलवे विभाग के साथ भी, उनको भी इस प्रकार की जानकारी हमारी तरफ से उपलब्ध कराई जाती है और उनसे क्या अपेक्षा है इसके बारे में भी निरंतर उनसे संवाद होता रहता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और इसका निराकरण हम लोग शीघ्र कर पाएंगे। हरिद्वार में आज मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन कर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया महत्व पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने बताया कि समाज में ISI से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उसके हितधारकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जागरूक करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के जरिए विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। विद्युतीय संहिता हमारी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाई गई है, जिसमें किसी भी भवन निर्माण में किस तरीके से विद्युतीय जो तारें हैं या उससे संबंधित जो भी उपकरण हैं उनका इंस्टॉलेशन किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, रखरखाव किया जाए, कि आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि मुख्यतः जो भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जहां पर कि जो ये आग लग जाती है, उसमें मुख्य कारण जो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या इस तरह के ही विषय होते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के मानक उससे संबंधित बनाए हैं। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक ने इलेक्ट्रिकल उत्पादों की सुरक्षा पर प्रस्तुतिकरण दिया और बताया कि इलेक्ट्रिकल उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है। वहीं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के संबंधित मानकों के बारे में भी जानकारी साझा की गई। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नगर पालिका हरिद्वार के चेयरमैन राजीव शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सुरक्षा और मानकों पर जागरूकता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण पहल है। हर वर्ष बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं, बिजली के जो हमारे उपकरण हैं उनको लेकर घर में, ऑफिसेज में, दुकानों में, कॉम्प्लेक्स में होती रहती है, सड़कों पर भी होती रहती हैं और उनसे बहुत सारी जनहानि भी होती है। उससे कई बार आग लगने से बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो ये जागरूकता है और मैंने यहाँ से निवेदन भी किया है कि ये जागरूकता का जो अभियान है और जो इसके बारे में पूरी जानकारी है वो लोगों के घर घर तक पहुँचनी चाहिए। और जब ये जानकारी लोगों के घर घर तक पहुँचेगी और जागरूकता को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना है, इसमें सिर्फ बिजली के उपकरणों का ये आपका अभियान है वो चलाना ही है।
प्रदेश सहित चंपावत जिले में क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही इन क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। नए पंचायतों के गठन तक प्रशासकों को कार्यभार सौंपा गया है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले के चारों विकास खंडों में ग्राम पंचायतों के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया गया है। वहीं 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर वहां उप जिलाधिकारियों और को क्षेत्र प्रमुख के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो नए पंचायत गठन तक रहेगा। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जिसके सापेक्ष सभी विकास खंडों में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक बनाने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए थे। जिसके क्रम में सभी विकास खंडों में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। चारों विकास खंड में 4 सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। जहां तक क्षेत्र पंचायतों का प्रश्न है, उनका कार्यकाल 29 नवंबर को पूर्ण हो रहा है, जिसके सापेक्ष शासन के निर्देशों के अनुसार संबंधित उप जिलाधिकारियों को क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पद के सापेक्ष प्रशासक का दायित्व दिया गया है। कोटद्वार भाबर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कर्णघाटी में 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार ने अस्पताल के 5 मंजिला भवन निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की है। निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर जयदीप बिष्ट ने बताया कि अगले साल तक अस्पताल भवन बनकर तैयार होने की उम्मीद है। आयुर्वेदिक अस्पताल बनने से आमजन को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त उपकरणों से उपचार किया जाएगा। वर्तमान में कोटद्वार क्षेत्र के सिंबल चौड़ में 8 एकड़ में 10 बेड का एक आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हो रहा है, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए भाबर क्षेत्र में इस 50 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। जिस तरह से कार्य गतियां भी चल रही हैं, तो 2025 दिसंबर तक या उससे पूर्व भी मध्य में ये निर्माण कार्य पूरा हो सकता है और कोटद्वार की जनता के साथ साथ पूरी पौड़ी जनपद की जनमानस को आयुर्वेद चिकित्सा से जो असाध्य रोग भी हैं उनको ठीक होने में बहुत एक जिसे कह सकते हैं संजीवनी बूटी का काम ये अस्पताल करेगा। लगभग 17 करोड़ का बजट भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के साझा कार्यक्रम से बन रहा है और ये पूरा बेसमेंट मिला के 5 मंजिला का निर्माण होगा। इस आयुर्वेदिक अस्पताल के बनने से क्षेत्रीय जनता में खुशी है। क्षेत्र के पूर्व पार्षद कमल नेगी ने कहा कि इससे पहले क्षेत्रवासियों को दिल्ली और देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को विभिन्न रोगों का आयुर्वेदिक उपचार कोटद्वार में ही मिल जाएगा। इसमें पूरे भाबर और पूरे जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के सभी जो जनता है उनको एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पर एक आयुर्वेदिक 50 बेड का कोटद्वार में जो एक हॉस्पिटल यहाँ पर बन रहा है और हमारे क्षेत्रीय विधायक जो इस पर बहुत ज़ोर शोरों से लगे हैं, तो जनता में इसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और इसे देखते हुए लग रहा है कि अब जैसे हमारे गरीब जनता जो कि अभी अन्य हाई सेंटरों में जाती थी, अब वो कोटद्वार में इसका लाभ ले पाएगी। अब इसमें आधुनिक मशीनें भी आएंगी डायग्नोस करने के लिए और इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये नई चीज़ों ला रही है यहाँ पे। अब कोटद्वार का विकास हो रहा है अब धीरे धीरे। अभी तक कोटद्वार का विकास हो नहीं पाया था जिस हिसाब से होना चाहिए था। वहीं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि लोग अब इलाज के लिए आयुर्वेदिक पद्धति को अपना रहे हैं। ऐसे में ये अस्पताल क्षेत्रवासी और पर्वतीय इलाकों के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि हम ऐसी पद्धतियों पर अब जाएं जिनमें हमको फ़ायदा हो, हमारे शरीर को नुकसान ना हो, ऐसी दवाइयाँ खाएं, ऐसी चीज़ों को हम अपनाएं, चाहे वो हमारे खान पान में हो, हमारी एक्सरसाइजिंग में हो, जो कि हमारे आयुर्वेद में अवेलेबल है। तो एक अच्छा 50 बेडेड हॉस्पिटल जब खुल रहा है तो उसमें हर तरह की सुविधा हमारे लोगों को मिलेगी, तो इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है।
देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा शुरू करने के निर्देश। शीघ्र बनाने के लिए कहा सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली। प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए 168 पालना केंद्रों का हुआ उद्घाटन। श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य योजना कार्यालयों को कंप्यूटर का वितरण। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संस्कृत भाषा के विकास और बढ़ावा दिए जाने पर दिया जोर। हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को दी उपाधियां। देहरादून में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। विशेषज्ञों ने आपदा से निपटने के लिए बेहतर रणनीति और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को बताया जरूरी। और दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल हो रहा अपग्रेड। एक क्लिक में मिलेगी मरीज की पूरी डिटेल और मोबाइल में पहुंचेगी जांच रिपोर्ट। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।